नमस्कार। मनोविज्ञान विषय की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत। आज का हमारा टॉपिक है सामान्यीकृत चिंता विकृति या जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। इसे संक्षेप में GAD भी कहा जाता है। सामान्यीकृत चिंता विकृति चिंता विकृतियों का ही एक पार्ट है जिसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना आवश्यक है कि सामान्यीकृत चिंता विकृति से तात्पर्य क्या है। सामान्यीकृत चिंता विकृति एक ऐसी विकृति है जिसमें रोगी चिरकालिक, अवास्तविक या अत्यधिक चिंता से ग्रस्त रहता है। चिरकालिक से तात्पर्य है लंबे समय से रहने वाली, क्रोनिक। अवास्तविक से मतलब जिसका वास्तविक से कोई संबंध नहीं होता। तो सामान्यीकृत चिंता विकृति में व्यक्ति या रोगी चिरकालिक, अवास्तविक या अत्यधिक चिंता से ग्रस्त रहता है। इस तरह की चिंता को परंपरागत रूप से स्वतंत्र प्रवाही चिंता या फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी कहा जाता है। फ्री फ्लोटिंग इसलिए कहा जाता है कि ये कोई किसी एक विशेष डायरेक्शन में नहीं चलती है या किसी एक विषय पर ये चिंता केंद्रित नहीं होती है। ये किसी भी डायरेक्शन में कभी भी मुड़ सकती है और किसी भी विषय से संबंधित चिंता व्यक्ति प्रदर्शित करने लग जाता है। डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर में जो टेक्स्ट रिवीजन है या DSM 5 का जो 4 का क्लासिफिकेशन है TR, इसका कई बार रेफरेंस पहले भी दिया जा चुका है। इसके अनुसार यदि किसी व्यक्ति की ज़िंदगी में कम से कम गत 6 माह से अवास्तविक एवं अत्यधिक चिंता के लक्षण दिखाई दे रहे हों तो उसे जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर का रोगी कहा जा सकता है। मतलब यदि व्यक्ति में 6 माह तक इस तरह के लक्षण दिखाई देते रहें जिसमें वो वास्तविकता से हटकर किसी अवास्तविक बिंदु पर केंद्रित चिंता को प्रदर्शित करता है तो उसे हम सामान्यीकृत चिंता विकृति की श्रेणी में रख सकते हैं। सामान्यीकृत चिंता विकृति के लक्षण क्या हैं? सांवेगिक चिंता विकृति के लक्षणों को हम मुख्य रूप से 4 भागों में बांट सकते हैं। सामान्यीकृत चिंता विकृति के लक्षणों को हम मुख्य रूप से 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला सांवेगिक लक्षण, संज्ञानात्मक लक्षण, दैहिक लक्षण एवं व्यवहारात्मक लक्षण। आगे हम इन सभी प्रकार के लक्षणों का विस्तार से वर्णन करेंगे कि सांवेगिक लक्षण क्या हैं। सांवेगिक लक्षणों में जिस प्रकार के लक्षण रोगी में दिखाई देते हैं उनमें हैं बेचैनी, तनाव, सतर्कता, हैरानी, हृदयाघात का खतरा, मृत्यु का खतरा और स्वयं पर नियंत्रण खोने का भय। तो सामान्यीकृत चिंता विकृति से संबंधित रोगी इस प्रकार के संवेगात्मक लक्षणों को लगातार प्रदर्शित करता है और उसमें लगातार बेचैनी, तनाव, हैरानी, सतर्कता, हृदयाघात मीन्स हार्ट अटैक का खतरा, मृत्यु का खतरा और उसका अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है, इस तरह के खतरे के संबंध में लगातार शिकायत करता है। इसके संज्ञानात्मक लक्षणों को अगर देखें तो उसके संज्ञान में लगातार इस तरह के विचार कौंधते रहते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। ये बुरा क्या हो सकता है उसे नहीं पता होता, लेकिन वो फिर बार बार इस प्रकार की शिकायत करता है कि कुछ बुरा हो सकता है। आशंकाग्रस्त रहता है वो और इस प्रकार की आशंका को लगातार प्रदर्शित भी करता रहता है। आगे आप देख रहे हैं यहाँ सामने एक फिगर दिखाई दे रही है और इस फिगर को अगर हम देखें तो इसमें आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति है और व्यक्ति में कई तरह के सिम्टम्स देखने में आ रहे हैं, जैसे माइंड रेसिंग, मतलब दिमाग में लगातार कोई ना कोई विचार चलता रहता है। पॉसिबल स्लीप डिसऑर्डर्स या डिस्टर्बेंसेस
उसकी जो नींद है वो प्रॉपर नहीं आना, फीलिंग ब्रीथलेस, ऐसा लगता है जैसे श्वास पूरी तरह से नहीं आ रही है, ब्रीदिंग फास्ट एंड शैलो, जल्दी जल्दी श्वास आ रही है लेकिन पूरी श्वास नहीं आ रही है, नौशिया, लैक ऑफ एपिटाइट, नौशिया मीन्स जैसे वॉमिट होने लायक स्थिति, और अपच के लक्षण, रेस्टलेसनेस, जेली लाइक लेग्स, ऐसा लगता है कि लेग जो हैं वो पैर कहीं रख रहा है और पैर कहीं रखने में आ रहे हैं। उसके बाद में वांटिंग टू रन, भागना चाहता है, स्वेटिंग और शिवरिंग, पसीने आ रहे हैं या शिवरिंग जैसे लक्षण हो रहे हैं, ट्रेम्बलिंग, कांपना, हार्ट रेसिंग, पल्पिटेशन, हार्ट का तेज़ी से गति करना, ऐसा लगता है जैसे खाने पीने में उसे किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है, ब्लरी जो विज़न है वो ऐसा कि जैसे स्पष्ट नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे जो सिम्टम्स हैं वो रोगी के अंदर दिखाई देते हैं, किसमें, सामान्यीकृत चिंता विकृति में। दैहिक लक्षण भी इस प्रकार के रोगी प्रदर्शित करते हैं। दैहिक लक्षणों में पसीना आना, हृदय का तीव्र होना, जैसे मैंने भी पीछे बताया था, पेट की गड़बड़ी, हाथ पांव ठंडे होना, दिमाग का कार्य न करना, थकान का अनुभव करना लगातार, एकाग्रचित्ता का अभाव, किसी एक पॉइंट पर अगर आप अपने मस्तिष्क को, दिमाग को एकाग्र करना चाहते हैं तो वैसा नहीं कर पाते, और चिड़चिड़ा व्यवहार लगातार, साथ ही अनिद्रा की शिकायत। तो इस तरह के दैहिक लक्षण भी इस तरह के रोगियों में देखने में आते हैं। इनके कुछ व्यवहारात्मक लक्षण भी हैं, जैसे व्यवहारात्मक लक्षणों में दूसरों के सामने ना आना। इन्हें ऐसा लगता है कि दूसरे इनसे क्वेश्चंस करेंगे और कई तरह की बातें करेंगे, तो इन्हें भय लगता है, इसलिए दूसरों के सामने आने में घबराहट महसूस होती है। निर्णय लेने में कठिनाई होती है। अगर कोई निर्णय ले लेते हैं तो इन्हें लगातार ये भय लगा रहता है कि उनका निर्णय जो है वो गलत हो सकता है। गलतियां होने का, त्रुटि होने का भय भी इन्हें लगातार सताता रहता है कि इनसे कोई गलती हो जाएगी जिसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा। तो इस तरह के लक्षण इस प्रकार के रोगियों में विशेष रूप से देखने में आते हैं। यहाँ एक और मैंने आपको जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर का एक और डायग्राम दिया है। इसमें भी इसके बहुत सारे लक्षण दिए गए हैं कि जैसे मसल टेंशन और मसल एक, ट्रबल इन स्लीपिंग, ट्रेम्बलिंग, फीलिंग, ट्विस्टिंग, नर्वसनेस, नौशिया, इरिटेबिलिटी, डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेटिंग, ओवर थिंकिंग, इनएबिलिटी टू रिलैक्स। तो इस तरह के बहुत सारे जो सिम्टम्स हैं जो इस डायग्राम के माध्यम से दिखाए गए हैं, इस तरह के सिम्टम्स रोगी लगातार प्रदर्शित करता है और इस तरह की शिकायत करता है कि उसे इस तरह के जो सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, वो उसमें दिखाई दे रहे हैं। अब सामान्यीकृत चिंता विकृति के कारक क्या क्या हैं? कारकों को भी 4 भागों में बांटा गया है। पहला कारक है जैविक कारक, दूसरे मनोवैज्ञानिक कारक, तीसरे अधिगम संबंधी कारक और चौथे संज्ञानात्मक व्यवहार से संबंधित कारक। यहाँ हम देख रहे हैं कि सामान्यीकृत चिंता विकृति में 4 प्रकार के कारक हैं: जैविक, मनोवैज्ञानिक, अधिगम संबंधी और संज्ञानात्मक व्यवहार संबंधी। आगे इनके विषय में हम विस्तार से थोड़ा चर्चा करते हैं। जैविक कारकों में अगर देखा जाए तो आनुवंशिकता को रखा जा सकता है। आइडेंटिकल ट्विंस तथा फ्रेटर्नल ट्विंस के जो अध्ययन हुए हैं उसके आधार पर इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि इस प्रकार के रोगियों में जैविक कारकों का बहुत अधिक महत्व है। तो आइडेंटिकल ट्विंस तथा फ्रेटर्नल ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस वो हैं जो सहजुड़वां जिन्हें कहते हैं, और वे ट्विंस, वे जुड़वां जो दोनों एक ही सेक्स के हैं, और फ्रेटर्नल ट्विंस एक ही सेक्स के हो सकते हैं और अलग अलग सेक्स के भी हो सकते हैं। तो आइडेंटिकल ट्विंस में अधिक समानता देखने में आती है फ्रेटर्नल ट्विंस के तुलना में।
तो उनसे संबंधित जो भी अध्ययन हुए हैं उनके अध्ययनों के प्रमाण के आधार पर ये कहा जा सकता है कि इसका एक कारण आनुवंशिकता भी है। दूसरा कारण है इसका मनोवैज्ञानिक कारक। मनोवैज्ञानिक कारकों में ईगो तथा इड की इच्छा में अचेतन द्वंद्व। ईगो क्या है, इड क्या है, हालांकि मैं इससे पहले आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ मैं बताती हूँ। फ्राइड ने पर्सनैलिटी के 3 पक्ष बताए हैं, इड, ईगो तथा सुपर ईगो। उनका कहना है कि इड जो है वो पूरी तरह से इच्छा पूर्ति से संबंधित है और वो व्यक्ति की इच्छा की पूर्ति चाहता है, चाहे वो इच्छा समाज स्वीकृत हो अथवा समाज के द्वारा अस्वीकृत हो। सुपर ईगो पूरी तरह से नैतिकता पर आधारित है। इड पूरी तरह से इच्छा पूर्ति से संबंधित है। सुपर ईगो नैतिकता पर बल देता है और वो उन्हीं इच्छाओं की पूर्ति होने देना चाहता है जो इच्छाएं नैतिकता के आधार पर पूर्णतया नैतिक कही जा सकती हैं। ईगो का कार्य विशेष रूप से इन दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करना है। ईगो ये कहता है कि इच्छा की पूर्ति भी हो लेकिन नैतिक तरीके से हो। तो ईगो का काम विशेष रूप से यहाँ पर सामंजस्य स्थापित करने का कार्य है। लेकिन जब सुपर ईगो एक तरफ हो जाता है और इड और ईगो में अंतर्द्वंद चलता है कि इड चाहता है कि जो उसकी इच्छाएं हैं चाहे वे अनैतिक ही हैं लेकिन उनकी पूर्ति हो, और ईगो उसे रोकने का लगातार प्रयास करता है। तो इस प्रकार की परिस्थिति में अचेतन स्तर पर, व्यक्ति के मस्तिष्क के अचेतन स्तर पर द्वंद्व की स्थिति आती है। चूँकि इसका स्रोत अचेतन होता है, अतः कारण के ज्ञान का व्यक्ति को अभाव होता है। व्यक्ति को कारण पता नहीं होता कि किस कारण से उसमें इस तरह के लक्षण दिख रहे हैं या मनोवैज्ञानिक कौन सा कारण है जिसकी वजह से उसमें चिंता के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका अधिगम संबंधी कारक। अधिगम संबंधी कारकों की जब हम बात करें तो GAD मतलब जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर का कारण वातावरण के बाह्य उद्दीपकों से अनुबंधन है। बाह्य उद्दीपकों से अनुबंधन से तात्पर्य है कि हम जो बाह्य उद्दीपकों के प्रति जिस प्रकार से प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं उनमें एक रिलेशन बन जाता है। तो चिंता का कारण क्या है? बाह्य उद्दीपक पर दिखाई देने लग जाता है और व्यक्ति उसका जो कारण है वो किन्हीं बाह्य उद्दीपकों में तलाशने का प्रयास करता है। संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक कारकों में नियंत्रण एवं निस्सहायता के लक्षण व्यक्ति में दिखाई देते हैं। वो अपने विचारों को नियंत्रित करना चाहता है, उन विचारों को नियंत्रित करना चाहता है जो उसमें लगातार चिंता की भावना उत्पन्न कर रहे हैं। लेकिन जब वो नियंत्रण नहीं कर पाता तो उसमें हेल्पलेसनेस के लक्षण या निस्सहायता के लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। साथ ही जब धमकीपूर्ण परिस्थितियाँ उसके नियंत्रण से बाहर होने लग जाती हैं तब उसमें एक अर्जित निस्सहायता की स्थिति भी दिखाई देने लग जाती है। तो संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक कारक भी इसके दिखाई देते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि इसमें दिखाया है कि बहुत सारे लक्षण इसमें दिखाई दे रहे हैं, वरी, फियर, नो स्लीप, स्ट्रेस, हेल्थ, सिक। तो ये सारे के सारे लक्षण व्यक्ति में दिखाई देने लग जाते हैं और व्यक्ति इस प्रकार के लक्षणों को लगातार प्रदर्शित करता है। अब प्रश्न उठता है कि क्या सामान्यीकृत चिंता विकृति का उपचार किया जा सकता है? सामान्यीकृत चिंता विकृति या जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर का उपचार संभव है। सबसे पहले इसकी प्रविधि है जैविक या मेडिकल प्रविधि।
ये प्रविधि क्या है? ये चिंता विरोधी औषधि के सेवन से चिंता में कमी से संबंधित है। इसमें चिंता का उपचार करने के लिए चिंता विरोधी औषधियाँ दी जाती हैं और वो औषधियाँ रोगी को लगातार कुछ समय तक लेनी होती हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति में चिंता के लक्षणों में कमी देखने में आती है। लेकिन इस विधि को मान्यता बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं मिली है कि अक्सर ऐसे रोगियों में देखने में आता है कि यदि वे औषधि लेना बंद कर देते हैं, मेडिसिन लेना बंद कर देते हैं, तो उनमें जो लक्षण हैं चिंता के वो पुनः दिखाई देने लग जाते हैं। और इस रूप में ये कहा जा सकता है कि औषधि उपचार एक तरह से पूर्णतया स्थायी उपचार की श्रेणी में इसको नहीं रखा जा सकता। ये पूरी तरह से स्थायी उपचार नहीं है। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक चिकित्सा। संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक चिकित्सा से तात्पर्य है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, या जिसे CBT भी कहा जाता है। ये चिकित्सा मनोविज्ञान में आजकल बहुत अधिक प्रचलन में है, जिसमें कि व्यक्ति को संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक मीन्स संज्ञान से संबंधित उसमें उस तरह का संज्ञान उत्पन्न किया जाता है जिससे कि उसके व्यवहार में परिवर्तन किया जा सके। इस विधि का उपयोग रोगियों पर किया जाता है और ये देखने में आता है कि औषधि चिकित्सा की तुलना में संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा या CBT अधिक प्रभावशाली तकनीक के रूप में सामने आई है। CBT के साथ ही रोगी को रिलैक्सेशन तकनीक भी दी जाती है। रिलैक्सेशन तकनीक का इस्तेमाल भी रोगी के ऊपर किया जाता है, जिससे कि वो अपने आप को रिलैक्स कर सके, तनाव मुक्त कर सके। साथ ही यह भी देखने में आता है कि CBT तथा रिलैक्सेशन तकनीक क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा तकनीक की तुलना में श्रेष्ठ विधि के रूप में सामने आई हैं, दिखाई देती हैं। क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी क्या है? वो क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी वो थेरेपी है जिसमें कि क्लाइंट को या रोगी को उसकी सुख सुविधाओं के आधार पर उसे एक सामान्य वातावरण दिया जाता है और उसके चारों तरफ इस तरह की वस्तुएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है जिससे कि रोगी को कोई तनाव ना हो। रोगी में एक्सट्रीम हेल्पलेसनेस को दूर करने हेतु वर्बल इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, वाचिक निर्देश दिए जाते हैं। निर्देशों के पालना सुनिश्चित करने के लिए रोगी को कहा जाता है। मॉडलिंग का उपयोग किया जाता है तथा क्रिया प्रसूत शेपिंग टेक्निक का भी उपयोग रोगी के ऊपर किया जाता है। और इन सभी के आधार पर ये देखने में आता है कि रोगी के जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर से संबंधित लक्षणों को दूर या कम किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर या सामान्यीकृत चिंता विकृति भी व्यक्ति के लिए अत्यधिक व्यक्ति के सामंजस्य को दुर्बल करने वाली एक विकृति है, लेकिन यदि इसका समय रहते शीघ्र उपचार कराया जाए तो इसको पूरी तरह से उपचार किया जाना संभव है। धन्यवाद।